हेलो स्टूडेंट्स, मैं अक्षत बंसल नालंदा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज से हम अपनी वर्ल्ड एटलस सीरीज की क्लासेस शुरू करने वाले हैं और इसका पहला पार्ट हम शुरू करेंगे बेसिक्स ऑफ वर्ल्ड एटलस। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एटलस के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि एटलस का जो टॉपिक होता है ये केवल वर्ल्ड ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि चाहे आपके वो सामान्य जीवन में जो जानकारी हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो वर्ल्ड हिस्ट्री हो, इन सबको आप तभी समझ पाएंगे अच्छे से जब आपको वर्ल्ड एटलस की जानकारी होगी। इसलिए जैसे मान के चलिए, जैसे आपने सुना होगा कि भारत का कोई राष्ट्राध्यक्ष कजाकिस्तान की यात्रा पे गया, तो भारत का राष्ट्राध्यक्ष कजाकिस्तान की यात्रा पे क्यों जाएगा? क्योंकि हमें पता है कजाकिस्तान यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं, इसलिए वहां पर उसकी यात्रा पे गया। एक आपको एक और उदाहरण बताएं, जैसे भारत का राष्ट्रपति 2012 में कहां की यात्रा पे गया था? यहां पर एक छोटा सा देश है सेशेल्स, अफ्रीका का देश है, हिंद महासागर का देश है सेशेल्स। तो सेशेल्स की यात्रा पे भारत के राष्ट्रपति गई थी, उस समय प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हमारी राष्ट्रपति थी। तो भारत का राष्ट्रपति इतने छोटे देश की यात्रा पे क्यों गया? क्योंकि हमें पता है कि सेशेल्स के द्वारा हम पूरे हिंद महासागर पर नियंत्रण रख सकते हैं। उसी प्रकार आप बार बार सुनते रहते होंगे इजराइल में गृह युद्ध जैसी स्थिति है, या आपने सुना होगा कि फलस्तीन और इजराइल के बीच में युद्ध चलता रहता है। तो ये सब जो चीजें हैं ये भी किससे जुड़ी हुई हैं? ये सब आप तभी समझ पाएंगे जब आपको पता हो इजराइल की लोकेशन क्या है, इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य किस बात को लेकर इशू चल रहा है, इसको आप तभी समझ पाएंगे। चलिए तो हम क्लास अपनी शुरू करते हैं। जैसे आप देखेंगे, जो एटलस होती है, जो मैप होते हैं एटलस में, वो दो तरीके के मैप होते हैं। जैसे ये है आपका फिजिकल मैप, इसको बोलते हैं हम भौगोलिक, और देखेंगे ये वाला जो मैप है ये है आपका पॉलिटिकल मैप। तो दोनों को हम एक एक करके देखते हैं। जो फिजिकल मैप होता है उसके सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है उसके रंग, और जो आपका पॉलिटिकल मैप होता है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है अक्षांश और देशांतर। तो अब इसको समझते हैं। पहले हम देखते हैं फिजिकल मैप के बारे में, इसको बोलते हैं हम भौगोलिक मैप। तो इस भौगोलिक मैप को समझते हैं, क्या विशेषताएं हैं इसकी। जो रंग होते हैं भौगोलिक मैप के, वो कई सारी जानकारी हमको देते हैं। जो भी मैप आपके पास होगा उसके साइड में आप देखेंगे एक स्केल बनी है। इस स्केल में आप देखेंगे सबसे नीचे बना है हरा रंग, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते आ रहे हैं रंग कैसा होता जा रहा है? डार्क। तो आप देखते हैं, जैसे मान के चलिए हम देखते हैं ये दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बीच में यहां पर कैसा है? हरा रंग, इसका मतलब ये मैदान है। इसके आगे आप बढ़ेंगे तो यहां पे थोड़ा सा क्रीम कलर का रंग है, इसका मतलब ये पठारी क्षेत्र आ गया। और आगे जाएंगे तो यहां पर आप देखेंगे रंग और ज्यादा डार्क होता जा रहा है, इसका मतलब पर्वतीय क्षेत्र पर आते आ रहे हैं। यहां पर आप आएंगे, जैसे यहां पर एक पर्वत श्रृंखला है एंडीज, वो बहुत ज्यादा डार्क बनी हुई है क्योंकि बहुत ऊंची पर्वत श्रृंखला है। जैसे आप भारत के ऊपर जाएंगे, ये जो यूपी बिहार वाला जो क्षेत्र है वो कैसा बना है? हरा, क्योंकि वो मैदानी क्षेत्र है। उसके ऊपर आप जाएंगे तो वो डार्क होता जा रहा है, इसका मतलब हम हिमालय की ओर जा रहे हैं तो वो कैसा होता जा रहा है? डार्क। इसी प्रकार आप समझेंगे समुद्रों के बारे में, महासागरों के बारे में। जैसे जैसे आप महासागर की ओर बढ़ेंगे उसकी गहराई बढ़ती है तो उसका रंग कैसा होता जाता है? डार्क। तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप तट से महासागर की ओर जाएंगे या अंदर की ओर जाएंगे तो उसकी गहराई धीरे धीरे क्या होती आती है? बढ़ती आती है। जो फिजिकल मैप होता है उसमें कुछ शब्दावलियां ऐसी होती हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे देखेंगे कुछ शब्दावलियों को हम यहां पे समझते हैं क्योंकि ये बार बार हमारी एटलस की क्लास में बार बार यूज होंगी। पहला यहां पे शब्द लिखा हुआ है आइलैंड, हिंदी में बोलते हैं द्वीप। तो द्वीप क्या होती है? जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हो उसको बोलते हैं हम द्वीप। जैसे मान के चलिए यहां पर एक देश बना हुआ है, इसको बोलते हैं मेडागास्कर। तो मेडागास्कर चारों ओर किससे घिरा हुआ है? जल से, तो ये क्या हो गया? द्वीप। जैसे ये यहां पर है द्वीप ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड चारों ओर से किससे घिरा हुआ है? जल से, इसलिए ये क्या हो गया? द्वीप। दो शब्द और आते हैं यहां पर आइलैंड से जुड़े हुए। एक शब्द आता है आइलेट और एक शब्द आता है आर्कीपेलागो। इन दो शब्दों को और समझते हैं। आइलैंड से छोटी आकृति जो होती है उसको बोलते हैं हम आइलेट, और एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है यहां पर आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो का मतलब होता है जो द्वीपों की श्रृंखला होती है उसको हम क्या बोलते हैं? आर्कीपेलागो। उदाहरण क्या है? जैसे इंडोनेशिया, कई सारे द्वीपों की श्रृंखला है, तो क्या हो गया? आर्कीपेलागो। एक आप पढ़ेंगे यहां पर, एक है अल्यूशियन द्वीप। तो अल्यूशियन द्वीप की कई सारी श्रृंखला है, तो ये भी किसका उदाहरण हो गया? आर्कीपेलागो का। तो द्वीपों की श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं? आर्कीपेलागो। और कौन से शब्द है हमारे पास? तो और देखते हैं इसमें। जैसे आप देखेंगे यहां पर अगला जो टर्मोलॉजी है वो है हमारा पेनिनसुला, हिंदी में बोलते हैं प्रायद्वीप। एक था द्वीप
और द्वीप के बाद एक शब्द है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप मतलब द्वीप चारों ओर से किससे घिरे हुए थे? जल से। लेकिन प्रायद्वीप जो 3 ओर से जल से घिरे हों, जैसे भारत, ये दक्षिण भारत, तो उसको बोलते हैं दक्षिण भारत का प्रायद्वीप, क्योंकि ये 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? जल से। और प्रायद्वीप कौन सा है? यहां पर स्पेन और पुर्तगाल जिस प्रायद्वीप पर स्थित है उनको बोलते हैं आइबेरिया प्रायद्वीप। तो ये प्रायद्वीप है क्यों? क्योंकि ये 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? जल से। और यहां पर एक किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है स्थल से। तो 3 ओर से जल से घिरी हुई आकृति को हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। एक और महत्वपूर्ण शब्द है केप। हिंदी में हम इसको बोलते हैं अंतरीप। जैसे आपने एक नाम सुना होगा दक्षिण भारत में कुमारी अंतरीप, जिसको कन्याकुमारी जो है वहां पर एक नाम आता है कुमारी अंतरीप। तो ये केप क्या होता है? तो केप और पेनिनसुला या प्रायद्वीप बहुत मिलते जुलते शब्द हैं। केप जैसे यहां पर एक नाम आता है, एक आपने हिस्ट्री में नाम पढ़ा होगा केप ऑफ गुड होप, इसको बोलते हैं आशा अंतरीप। तो अंतरीप क्या होता है? अंतरीप की परिभाषा तो यह कहती है कि स्थल से दूर समुद्र में स्थल का भाग, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम अंतरीप। इसका मतलब है वो भी किसी माध्यम से, स्थल के माध्यम से किससे जुड़ा होता है? मुख्य भूमि से, उसको बोलते हैं अंतरीप। लेकिन कुछ अंतरीप के ऐसे उदाहरण हैं जो स्थल से जुड़े हुए तो नहीं लगते, तब भी हम उनका नाम क्या देते हैं? अंतरीप। जैसे यहां पर एक छोटा सा देश है केप वर्डे, अफ्रीका का एक देश है केप वर्डे। तो केप वर्डे तो समुद्र में है, लेकिन उसके नाम के आगे क्या लगा है? केप। तो इसका मतलब है कि ये स्थल से तो जुड़ा है, लेकिन जो स्थलीय भाग उसको जोड़ता है वो वर्तमान में किसके नीचे आता है? वो महासागरों के नीचे या महासागर के जल के नीचे है, इसलिए तब भी हम उसको क्या नाम देते हैं? केप। उसको बोलते हैं हम अंतरीप। अगला शब्द देखते हैं क्या लिखा है। अब यहां पे 2 शब्द लिखे हैं इंग्लिश में, एक शब्द है बे और दूसरा शब्द है गल्फ, लेकिन हिंदी में इनके लिए एक ही शब्द आता है खाड़ी। तो थोड़ा सा बेसिक अंतर पढ़ते हैं कि बे और गल्फ में अंतर क्या होता है। तो पहले तो शब्द समझते हैं खाड़ी क्या होता है। खाड़ी मतलब जैसे यहां पर है बंगाल की खाड़ी, जैसे यहां पर है पर्शिया की खाड़ी, जैसे यहां पर है आपकी मैक्सिको की खाड़ी। तो खाड़ी मतलब जो चारों ओर से किससे घिरा हो? स्थलीय भाग से, लेकिन वो जलीय भाग से भी जुड़ा हो। तो ये देखेंगे ये जलीय भाग से जुड़ा हुआ है, ये अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गई? खाड़ी। तो खाड़ी की परिभाषा क्या होती है? जो चारों ओर से स्थल से घिरा हो, लेकिन उसके बाद भी वो जल से जुड़ा हो या महासागर से जुड़ा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? खाड़ी। लेकिन इंग्लिश में 2 अलग अलग नाम यूज होते हैं इनके लिए। एक नाम यूज होता है बे, एक नाम यूज होता है गल्फ। बे जो जुड़ा होता है वो चौड़े माध्यम से जुड़ा होता है, और गल्फ का जो माध्यम जो जुड़े होने का होता है वो होता है सकरा। जैसे मान के चलिए यहां पर बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी देखेंगे ये इसका जो माध्यम है जुड़े होने का बहुत बड़ा है। यहां पर आप देखेंगे एक अंदर की तरफ है, यहां पर पर्शिया की खाड़ी, बहुत छोटी सी एक जलसंधि यहां पर है, हार्मुज जलसंधि, उससे ये क्या होता है? जुड़ा होता है। जैसे मैक्सिको की खाड़ी, नाम के आगे लिखा है गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो ये भी बहुत छोटी सी जलसंधि के द्वारा जुड़ा होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? गल्फ। यहां पर आप देखेंगे एक नाम लिखा है हडसन बे, तो हडसन बे एक चौड़ी जलसंधि के द्वारा महासागर से जुड़ा है, इसलिए नाम यहां पे क्या लगा दिया हमने? बे। लेकिन हिंदी में दोनों के लिए नाम क्या यूज होता है? खाड़ी। और देखेंगे और क्या शब्द हैं। एक शब्द यहां पे लिखा हुआ है स्ट्रेट और चैनल। हिंदी में दोनों के लिए नाम क्या यूज करते हैं हम? जल संधि। एक नाम और लिखा आता है जलडमरू। क्या होता है ये? तो जल संधि नाम से क्लियर हो रहा है इसके, जो जल में क्या करती हो? संधि। इसका मतलब है 2 वाटर बॉडीज, 2 वाटर बॉडी मतलब 2 जलीय इकाइयों को जो जोड़े, उसको हम क्या बोलते हैं? जल संधि। इंग्लिश में नाम क्या हो गया इसका? एक नाम है यहां पर स्ट्रेट और एक नाम क्या है? चैनल। जैसे उदाहरण देखते हैं, यहां पर एक यूरोप और अफ्रीका के बीच में एक जलसंधि है, बहुत महत्वपूर्ण जलसंधि है, जिसको बोलते हैं हम जिब्राल्टर जलसंधि। आगे की क्लासेस में हम सारी जितने भी आपको पॉइंट्स बता रहे हैं सबको डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में। तो जिब्राल्टर जलसंधि जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हम आगे बताएंगे कि मध्य प्रदेश और जिब्राल्टर की जलसंधि का क्या कनेक्शन है, क्यों क्वेश्चन आते हैं एमपीपीएससी में इस जिब्राल्टर जलसंधि को लेकर। तो ये जो जिब्राल्टर जलसंधि है ये किस किस को जोड़ती है? यहां पर है भूमध्य सागर और ये है अटलांटिक महासागर। इन दोनों जलीय इकाई को जोड़ने वाली ये क्या हो गई? जलसंधि। यहां पर देखेंगे लंदन के नीचे, तो लंदन के नीचे एक जलसंधि है जिसका नाम है डोवर जलसंधि। ये डोवर जलसंधि किस किस को जोड़ती है? तो यहां पर नाम आता है इंग्लिश चैनल और ऊपर नाम आता है उत्तरी सागर। लेकिन आप कहेंगे भाई अभी तो आपने बताया कि चैनल और स्ट्रेट में कुछ समानता होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? चैनल और स्ट्रेट में मुख्य अंतर क्या होता है?
चैनल और स्ट्रेट में मुख्य अंतर होता है कि चैनल जो होता है वो एक चौड़ा, उसकी चौड़ाई ज्यादा होती है, और जो स्ट्रेट या जलसंधि होती है उसकी चौड़ाई क्या होती है, कम। जैसे यहां पर है इंग्लिश चैनल, तो इंग्लिश चैनल जब तक वो चौड़ा था उसका नाम चला चैनल, और जैसे ही वो सकड़ा हो गया तो उसका नाम क्या हो गया, जलसंधि। तो उसको नाम दे दिया हमने डोवर जलसंधि के द्वारा, ये क्या होता है, जुड़ा रहता है। आगे देखते हैं और क्या शब्द है। आगे अगला शब्द लिखा है हमारा वाटर करंट, हिंदी में बोलते हैं जलधारा। जलधारा क्या होती है, तो देखेंगे जैसे कुछ जलधाराओं के नाम हम पढ़ते हैं। यहां पर एक जलधारा पढ़ते हैं गल्फ स्ट्रीम, यहां पर एक जलधारा पढ़ते हैं हम पेरू की जलधारा, यहां पर एक जलधारा हम पढ़ते हैं बेंगुएला की जलधारा। अब जलधारा दो तरह की होती है, ठंडी और गर्म। होती क्या है जलधारा, तो जलधारा मतलब समुद्र में जल का एक दिशा में बहाव जो एक तरफ के जल को आगे की ओर क्या करता है, ले जाता है। दो तरह की होती है, ठंडी और गर्म। अब आगे जब हम पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में तो आपको बताएंगे कि गर्म जलधारा का किसी स्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है और ठंडी जलधारा का किसी स्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब तक एक पॉइंट याद रखेंगे, यहां पर ठंडी जलधारा किसी स्थान पर मरुस्थल की बनने की संभावना को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। फिर से सुनेंगे, जो ठंडी जलधारा होती है, ऐसे कई उदाहरण है हमारे पास कि ठंडी जलधारा के निकट मरुस्थल के उदाहरण मिलते हैं। जैसे ये है आपकी पेरू जलधारा, तो यहीं पर एक मरुस्थल है, उसका नाम है अटाकामा मरुस्थल। जैसे यहां पे बताया हमने बेंगुएला की जलधारा, ठंडी जलधारा, तो यहीं पर एक मरुस्थल है, उसको बोलते हैं हम कालाहारी मरुस्थल। तो कई सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो ठंडी जलधारा के निकट हैं और वहां पर मरुस्थल बनने की संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर है पॉइंट्स ये। तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में, फिजिकल मैप के बारे में। तो फिजिकल मैप के बारे में क्या क्या जान चुके, एक तो ये रंग हमको क्या क्या बताते हैं, और कुछ हमने शब्द यहां पर पढ़ के देखे कि इन शब्दों का मतलब क्या होता है। अच्छा, लास्ट में एक शब्द और लिखा हुआ है यहां पे रिज, इसको हिंदी में बोलते हैं कटक। अब कटक जो इकाई होती है वो होती है महासागरों में या सागरों के नीचे। क्या होता है ये, तो समुद्रों में डूबी पर्वत श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं, कटक। समुद्र में डूबी हुई पर्वत श्रृंखला को क्या बोलते हैं, कटक। जैसे जो सबसे महत्वपूर्ण कटक है उसका नाम है मिड अटलांटिक कटक। अटलांटिक महासागर के बीच में एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है जो समुद्र के नीचे डूबी हुई है, उसके लिए हम नाम क्या यूज करते हैं, कटक, या इंग्लिश में बोलते हैं हम रिज। सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण उसका क्या हो गया, मिड अटलांटिक रिज। ये तो हमने पढ़ा किसके बारे में, फिजिकल मैप के बारे में। अब शुरू करते हैं हम यहां पर किसके बारे में, अब हम शुरू करते हैं यहां पर, ये पढ़ा हमने फिजिकल के बारे में, पॉलिटिकल मैप के बारे में देखते हैं उसको। ये जो मैप है हमारा, इसको बोलते हैं हम पॉलिटिकल मैप। अब पॉलिटिकल मैप में जो दो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हमें पढ़नी है वो पढ़नी है, एक पढ़ना है हमको अक्षांश, इंग्लिश में बोलते हैं हम लैटिट्यूड, और एक पढ़ना है हमको देशांतर, इसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड। इन दो के बारे में पढ़ते हैं यहां पर। जैसे जो अक्षांश होता है, पहले अक्षांश के बारे में देखते हैं। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं वो होती हैं ये क्षैतिज रेखाएं जो खींची हुई हैं यहाँ पर, इनको बोलते हैं हम अक्षांश रेखाएं। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस खींची गई हैं इनको बोलते हैं हम लैटिट्यूड। अच्छा, दिखने में ये कैसी लगती है हमको, लाइंस के रूप में, लेकिन वास्तव में ये होती कैसी हैं, सर्किल के रूप में। सर्किल कैसे, एक के ऊपर एक सर्किल के रूप में। दूसरी चीज, ये जो सर्किल होते हैं एक दूसरे के कैसे होते हैं, समानांतर या पैरेलल। इसलिए ना कई बार क्या भी कह दिया जाता है, पैरेलल लाइंस भी इनको कह दिया जाता है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है वो यहां पर एक अक्षांश रेखा जा रही है, इसको बोलते हैं हम इक्वेटर। इसको हमने क्या नाम दे दिया, ये है आपकी 0 डिग्री की अक्षांश रेखा। 0 डिग्री की अक्षांश रेखा को क्या क्या नाम हो गए, एक नाम हो गया इक्वेटर, इसी को हिंदी में हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, और इसी का एक और नाम होता है विषुवत रेखा। क्लियर है। अब ऊपर जब हम जाएंगे, इस 0 डिग्री जो रेखा है ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को बोलते हैं हम उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमेस्फीयर, और जो नीचे वाला भाग होता है उसको बोलते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध, उसको बोलते हैं हम सदर्न हेमेस्फीयर। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आप देखेंगे वो क्या देखेंगे, उत्तरी गोलार्ध में स्थल का भाग ज्यादा है, जल का भाग क्या है, कम।
जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें स्थल का भाग क्या है, कम, और जल का भाग क्या है, ज्यादा। तो आप लोग पूछेंगे कि भाई इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये स्थल यहां पे ज्यादा होने से, यहां पे समुद्र ज्यादा होने से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो स्थल की विशेषता होती है बहुत तेजी से गर्म होता है, बहुत तेजी से ठंडा होता है। इसका मतलब है यहां का क्लाइमेट कैसा होगा, यहां पे बहुत अधिक गर्मी, बहुत अधिक सर्दी पड़ने की संभावना रहेगी। और यहां पर कैसा रहेगा, मॉडरेट क्लाइमेट, इसको बोलते हैं सम तापमान, ना बहुत अधिक गर्मी ना बहुत अधिक सर्दी पड़ेगी। तो ये 2 पॉइंट हो गए, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब इस 0 डिग्री के ऊपर कितने डिग्री तक अक्षांश होते हैं, तो यहां पर अक्षांश होते हैं 90 डिग्री तक, लेकिन चूंकि उत्तरी गोलार्ध में है तो इनके नाम के आगे क्या लगता है, एन। इसी तरीके से 0 डिग्री के दक्षिण में जो गोलार्ध होते हैं वो कहां तक होते हैं, 90 डिग्री तक, और इनके नाम के आगे क्या लगता है, साउथ, क्योंकि ये कहां पर है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसके लिए इनके नाम के आगे क्या लगता है, साउथ। और आगे देखते हैं। अब भूमध्य रेखा के अलावा कुछ और रेखाएं हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पर एक रेखा बनी हुई है, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये जो रेखा है इसका नाम होता है कर्क रेखा। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हो गई आपकी कर्क रेखा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके ऊपर जाएंगे, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गई। इसी तरीके से 23.5 डिग्री साउथ, यहां पर एक रेखा बनी हुई है। ये जो 23.5 डिग्री साउथ की रेखा है इसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसे हिंदी में कहा जाता है मकर रेखा। क्लियर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। अब आते हैं 66.5 डिग्री। तो यहां पे जब आप ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने पर यहां पर एक रेखा बनी हुई है, इसको बोलते हैं हम 66.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा, और इसका नाम क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक सर्किल। कितने डिग्री पर है, 66.5। अच्छा, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे अक्षांश देशांतर के लिए, जिसमें डिटेल में बताएंगे कि ये डिग्री कैसे बनाए जाते हैं, इसको हम अलग से यहां पर बना के बताएंगे। लेकिन अभी केवल इतना जान लेंगे कि पृथ्वी के केंद्र से ये डिग्री या एंगल बनता है, जिसलिए इसका नाम हम डिग्री में इसको हम डिनोट करते हैं। तो ये हो गई आर्कटिक सर्किल, उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी गोलार्ध में हो गई। दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे, यहां पर देखेंगे एक 66.5 डिग्री की रेखा है, और इसका नाम हो गया एंटार्क्टिक वृत्त, इसको बोलते हैं हम एंटार्क्टिक सर्किल। ये कितने डिग्री पर है, 66.5 डिग्री साउथ। क्लियर है। और इसके बाद आपका आता है 90 डिग्री। 90 डिग्री नॉर्थ का मतलब है उत्तरी ध्रुव, और नीचे आता है 90 डिग्री साउथ, इसका मतलब होता है आपका दक्षिणी ध्रुव। अब देखेंगे इसकी बहुत महत्वपूर्ण चीज, आर्कटिक वृत्त पर आप देखेंगे ये स्थल आ रहा है, ये कनाडा का भाग आ रहा है, ग्रीनलैंड का भाग आ रहा है, रशिया जो साइबेरिया वाला भाग है वो आ रहा है। लेकिन जब आप दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में एंटार्क्टिक रेखा पर कोई भी स्थलीय भाग नहीं आ रहा, इसलिए हमारी महत्वपूर्ण कौन सी हो जाएगी, आर्कटिक वृत्त। और चूंकि एंटार्क्टिक वृत्त पर कोई स्थलीय भाग नहीं आता, इसका मतलब है यहां पर कोई किसी भी मानव का निवास स्थान नहीं होता। इसलिए हम जो पढ़ते हैं ज्यादातर वो किसके बारे में पढ़ते हैं, आर्कटिक सर्किल के बारे में। एंटार्क्टिक सर्किल के बारे में उतना ज्यादा नहीं पढ़ा जाता है, क्योंकि उस तक कोई इंसान रहता ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद हम देखते हैं एंटार्क्टिका शुरू हो जाता है। क्लियर है। अब ये हमने पढ़ा बेसिक्स किसके बारे में, अक्षांश के बारे में। अब देखेंगे अक्षांश से जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आते हैं वो क्या निकल के आते हैं, तो उनको बोलते हैं हम तापीय कटिबंध, या उनको इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर जोन। अब ये टेम्परेचर जोन क्या होते हैं, तो इन अक्षांशों के आधार पर हमने पृथ्वी को 3 टेम्परेचर जोन में बांटा हुआ है। कौन कौन से टेम्परेचर जोन है, ये कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच वाला जो भाग है, ये वाला भाग, इसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रॉपिकल रीजन। अब इसके बाद 23.5 से 66.5 ये वाला जो भाग है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम शीतोष्ण कटिबंध, इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। ये उत्तरी गोलार्ध में भी है, और ये वाला जो भाग है ये दक्षिणी गोलार्ध में भी है। तो ये दोनों 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री का जो भाग है दोनों गोलार्धों में, वो किसका है, शीतोष्ण कटिबंध का। और इसके बाद का जो भाग है
जो उत्तरी ध्रुव तक जाता है और यहां पर ये दक्षिणी ध्रुव तक जाता है, इसको बोलते हैं हम शीत कटिबंध, या इसको बोला जाता है ध्रुवीय क्षेत्र, या इसको बोला जाता है पोलर रीजन, इसको कहा जाता है। क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें, ये जो भूमध्य रेखा वाला जो क्षेत्र है, यहां पर सूर्य की किरणें हमेशा लंबवत पड़ती हैं, तो ये जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है यहां पर गर्मी जो पड़ती है वो अधिक पड़ती है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, ये जो उष्णकटिबंधीय वाला जो क्षेत्र है, भूमध्य रेखा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है, यहाँ पे पूरे साल भर गर्मी पड़ती है। जैसे हमारे यहाँ अलग अलग ऋतुएं आती हैं, ठंड आती है, गर्मी आती है, बरसात आती है, ऐसा वहाँ पर नहीं होता। तो आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि जैसे हमारे यहाँ ऋतु परिवर्तन होती है, ऐसा नहीं है कि सभी जगह ऐसा होता है। तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है, तो यहाँ पर पूरे साल भर 2 बजे तक आपकी बहुत भयंकर गर्मी, उसके बाद 2 से 5 बजे तक वहाँ पे वर्षा होती है, उसके बाद 5 बजे के बाद मौसम थोड़ा सा क्या होता है, ठीक होता है। इसमें क्षेत्र कौन से आ रहे हैं, तो ये आपका कॉन्गो बेसिन, ये यहाँ पर कॉन्गो बेसिन, ये यहाँ पर अमेजन के जंगल, ये यहाँ पर इंडोनेशिया वाला भाग, ये सब भूमध्य रेखा पर स्थित है। अब इसके उष्णकटिबंध वाला क्षेत्र है, तो इसका नाम ही क्या लिखा हुआ है, शीतोष्ण, इंग्लिश में क्या बोलना है, टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट जोन है, इसका मतलब क्या है, शीत और उष्ण, मतलब यहाँ पे ना तो बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, ना बहुत अधिक ठंड पड़ती है। जैसे आपने नाम सुना है स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ये सब किस में आते हैं, ब्रिटेन, ये सब किस कटिबंध में आते हैं, शीतोष्ण कटिबंध में। और इसके बाद के क्षेत्र में सूर्य की किरणें इतनी ज्यादा लंबवत पड़ती हैं कि उनको ज्यादा ऊष्मा नहीं प्राप्त हो पाती, और ऊष्मा प्राप्त नहीं हो पाती, इसलिए यहाँ पर कैसा क्षेत्र रहता है, ठंडा, हमेशा किससे ढका रहता है, बर्फ से ढका रहता है। ये जो बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र होता है, यहाँ पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो उनको बोलते हैं शंकुधारी वन, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस मतलब इस तरह से शंकु जैसी आकृति के होते हैं, वो हो गए शंकुधारी वन। ये जो बीच वाला क्षेत्र है, यहाँ पर किस तरह के पेड़ पाए जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं ये टुंड्रा टैगा, और इसके बाद जो वन पाए जाते हैं उसको बोलते हैं पतझड़। पतझड़ मतलब डेसिडुअस। पतझड़ वन क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर कुछ महीने ऐसे होते हैं जो वर्षा रहित होते हैं। वर्षा रहित होते हैं इसका मतलब है उनको पत्तियां गिरानी पड़ती हैं पेड़ों को अपनी। और ये जो बीच वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कौन सा है, यहां पर सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। इसका मतलब है यहां पे पूरे साल भर वर्षा होती है, तो पूरे साल भर जो जंगल होते हैं वो हमेशा कैसे बने रहते हैं, हरे बने रहते हैं। ये हमने ये पहला पॉइंट हमने देखा किसके बारे में, अक्षांश के बारे में। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं देशांतर के बारे में। देशांतर क्या होती है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये जितने भी पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं इन सबको आप नोट करते रहें। अगर उसको नहीं देख पा रहे हैं तो उसको बार बार रिपीट करके देखें। ये सारे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो पूरी वर्ल्ड सीरीज जब हमारी वर्ल्ड एटलस सीरीज हमारी हो जाएगी तो आप देखेंगे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स तो होंगे ही, साथ में कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट भी हम बीच बीच में आपके क्लियर करते चलेंगे। तो चलिए हम देशांतर शुरू करते हैं। देशांतर को इंग्लिश में बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड लेटी हुई रेखाएं, लॉन्गिट्यूड लंबी रेखाएं। तो लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उनको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड। ये देशांतर। जो 0 डिग्री देशांतर हमने लिए वो कौन सी रेखा ली है, तो ये जो देखा जा रही है इसको ले ली हमने 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये 0 डिग्री देशांतर की क्या विशेषता है, ये यहाँ पर लंदन के पास में एक स्थान है ग्रीनविच, वहां से होकर निकलती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर को। और किस नाम से जानते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम ग्रीनविच रेखा। हिंदी में इसके कई सारे नाम हैं। इसको बोलते हैं हम प्रधान यामोत्तर रेखा। एक और नाम आता है इसका प्रधान मध्याह्न रेखा। अब देखेंगे ये जो यामोत्तर होता है इसके लिए इंग्लिश में नाम क्या होता है, मेरिडियन। तो क्या हो गई, ग्रीनविच मेरिडियन। और ग्रीनविच रेखा का जो समय होता है उसी को हम क्या बोल देंगे, उसी को हम बोल देंगे जीएमटी। जीएमटी मतलब ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। तो आपने मोबाइलों में अपने कई बार देखा होगा कि टाइम जब भी हम सेट करते हैं, अब तो इतना नहीं आता, ऑटोमेटिक रहता है, लेकिन टाइम जब भी हम सेट करते हैं तो किसके द्वारा करते हैं, जीएमटी के द्वारा। इसका मतलब है अक्षांश से हम तापमान निर्धारित कर रहे थे और जीएमटी या जो देशांतर होती है रेखाएं उनसे हम अंतरराष्ट्रीय समय क्या करते हैं, निर्धारित। तो उसको अभी हम समझेंगे कैसे उसको निर्धारित किया जाता है। देखते हैं इसमें आगे। और अब 0 डिग्री जो देशांतर है
वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है। इधर वाला भाग को बोलते हैं हम पूर्वी देशांतर, इसको बोलते हैं हम ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, और इधर वाले जो देशांतर आते हैं उनको बोलते हैं हम पश्चिमी देशांतर, उनको बोलते हैं वेस्टर्न, मतलब उनके नाम के आगे क्या लगा देते हैं वेस्टर्न, इसके नाम के आगे क्या लगा देते हैं ईस्टर्न। अब और महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सूर्य पूर्व से उगता है, इसलिए पूर्व का समय क्या होता है आगे, इसलिए जितने भी ये देशांतर हैं पूर्वी देशांतर, वहां पर ग्रीनविच समय से वहां पर हम समय को क्या करते हैं ऐड करते हैं, और जितने भी पश्चिमी देशांतर हैं वहां पर समय को क्या करते हैं माइनस, इसलिए हम लिखते हैं GMT प्लस माइनस। आपको 1 घंटा प्लस माइनस करना है, 2 घंटे प्लस माइनस करने, ये हमें पता करना पड़ेगा। कैसे पता करते हैं, यहां पे प्रत्येक 15 डिग्री पर, जैसे मान के चलिए 0 डिग्री, फिर 15 डिग्री, फिर 30 डिग्री, नाम क्या है क्या लगा देंगे ईस्ट ईस्ट, तो 30 डिग्री देशांतर, इसका मतलब है 2 घंटे समय क्या हो जाएगा आगे, क्योंकि ये कौन से देशांतर है पूर्वी देशांतर। इसी तरीके से कहां तक जाएंगे हम, तो यहां पे देशांतर है उसका नाम है 180 डिग्री, यहां पर जाएंगे तो कहां तक जाएंगे, यहां पर देशांतर है 180 डिग्री। जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है, जो ग्लोब है वो पीछे से मिला हुआ है, तो इसका मतलब है ये जो 180 डिग्री की रेखा और ये जो 180 डिग्री की रेखा है वो क्या है समान, इसका मतलब पीछे जाके दोनों क्या हो जाती है मिल जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए टोटल देशांतर रेखाएं कितनी है, तो इधर कितनी हो गई 180, इधर कितनी हो गई 180, एक कौन सी हो गई 0 डिग्री वाली, तो टोटल कितनी हो गई, ये हो गई 360 प्लस 1। लेकिन ये जो 180 हमने जोड़ी है, इसमें एक देशांतर रेखा 2 बार काउंट हो चुकी है, वो कौन सी देशांतर रेखा है 180 डिग्री की, तो यहाँ पे क्या कर देंगे -1, तो टोटल देशांतर रेखाएं जो आएंगी वो कितनी आएंगी 360। क्लियर है। जब हम अक्षांश हमने पढ़ा था, टोटल अक्षांश पूछा जाए कितनी, तो 90 ऊपर 90 नीचे, और एक जो हमें जोड़ना है वो क्या है 0 डिग्री, जो 0 डिग्री का देशांतर वो इसमें नहीं जुड़ा, तो उसके लिए कर देंगे +1, इसका मतलब है कितनी हो जाएंगी अक्षांश 181। अच्छा, कुछ बुक्स में लिखा रहता है टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी लिखी रहती है 179, तो उसका मतलब क्या होता है, अक्षांश सर्किल होते हैं, लेकिन जो 90 डिग्री का अक्षांश होता है और 90 डिग्री साउथ का जो अक्षांश होता है वो बिंदु के रूप में, पॉइंट के रूप में मिलते हैं। इसका मतलब है उसको कई बार रेखाओं के रूप में नहीं काउंट करते, इसलिए टोटल अक्षांश रेखा 179 भी लिखी रहती है। तो टोटल अक्षांश पूछे जाएं तो कितने लगेंगे 181, और टोटल देशांतर रेखाएं पूछी जाएंगी तो वो कितनी होती हैं 360। क्लियर है। और आगे देखते हैं हम इसमें। अब एक चीज समझेंगे कि ये जो अंतरराष्ट्रीय समय निकालते हैं देशांतर से, वो कैसे निकालते हैं। तो जैसे हमने बताया प्रत्येक 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर आ जाता है, प्रत्येक 15 डिग्री पर 1 घंटे का, तो 30 डिग्री में कितने घंटे का अंतर आ जाएगा 2 घंटे का। इसी प्रकार से जब हम यहां पर जाएंगे तो टोटल कितना घंटा प्लस कर देंगे हम 12 घंटे। इसी प्रकार जब हम पश्चिमी देशांतर की तरफ जाएंगे तो माइनस कितना कर देंगे 12 घंटे। अब ये 180 की डिग्री रेखा वही है, इधर है +12, इधर है -12। इसका मतलब क्या हो गया, इस रेखा को पार करने पर कितने घंटे का अंतर आ जाएगा 24 घंटे। इसका मतलब है ये जो 180 डिग्री की रेखा है इसी को बोलते हैं हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ये 180 डिग्री के लगभग पैरेलल, लगभग समानांतर होती है, क्योंकि कई जगह इसको क्या किया गया है, मोड़ा गया है। और जब हम अक्षांश और देशांतर की अलग से एक क्लास लेंगे उसमें हम और इसको डिटेल में बताएंगे। अभी इतना जान लेंगे कि 180 डिग्री के दोनों ओर कितने समय का अंतर होता है, 1 दिन समय का अंतर क्या होता है आता है वहां पर। क्लियर है। ये हो गए, हमने देख लिया इसमें पॉलिटिकल मैप में अक्षांश, दूसरा हमने यहां पर क्या देख लिया देशांतर। इसके बाद लास्ट अब जो हमारा टॉपिक रह गया है वो रह गया है कि अब हम कॉन्टिनेंट्स और महासागरों के बारे में एक ओवरव्यू लेते हैं कि उसका ओवरव्यू क्या है। अच्छा, 0 डिग्री पर कौन कौन से देश आते हैं, अक्षांश भूमध्य रेखा पर कौन से देश आते हैं, कर्क रेखा पर कौन से आते हैं, इसको हम अलग से पढ़ेंगे कौन कौन से देश इसमें आते हैं। पहले हम पूरे देशों के बारे में एक एक महाद्वीप करके पढ़ेंगे, उसके बाद हम ये जो रेखाएं हैं इनके ऊपर कौन से देश आते हैं उनके बारे में यहां पर हम देखेंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक है उसको हम यहां पर पढ़ लेते हैं, वो है कि विश्व में कितने महाद्वीप हैं, कितने महासागर हैं और उनका क्रम क्या है, क्रम क्षेत्रफल और क्रम जनसंख्या के अनुसार। उन दोनों चीजों को हम यहां पर देख लेते हैं। शुरू करते हैं उसको। तो ये रहा हमारा महाद्वीप व महासागर। शुरू करते हैं इसको। जो पहला महाद्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप, वो कौन सा है, एशिया।
अच्छा, एशिया और यूरोप की जो बाउंड्री होती है वो कौन बनाता है? तो बीच में यहाँ पर एक पर्वत है, उसका नाम है यूराल पर्वत। इसके बाद बाउंड्री कौन बनाता है? तो ये एक झील है जिसका नाम है कैस्पियन सागर झील। इसको क्या बोलते हैं हम? कैस्पियन सागर झील। फिर इस झील के बाद यहां पर एक पर्वत है, उसको बोलते हैं हम कॉकेसस पर्वत। क्या बोलते हैं? कॉकेसस पर्वत। और फिर एक और झील आती है, इसको बोलते हैं काला सागर झील। तो एशिया और यूरोप को कौन अलग करता है? तो उसको हम बोलेंगे सबसे पहले यूराल पर्वत, यूराल पर्वत के बाद कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर झील, उसके बाद कॉकेसस पर्वत, उसके बाद काला सागर। उसके बाद ये किसके बीच में बाउंड्री हो गई? एशिया और यूरोप के बीच में। अब देखेंगे एशिया और अफ्रीका के बीच में बाउंड्री कैसे बनती है। तो यहां पर एक नहर है जिसका नाम है स्वेज नहर। अफ्रीका और एशिया के बीच में एक नहर है स्वेज नहर, और यहां पर एक छोटा सा प्रायद्वीप है, उसको हम आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे तब उसको बताएंगे। इसको बोलते हैं हम सिनाई प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं इसको? सिनाई प्रायद्वीप। तो सिनाई प्रायद्वीप हिस्सा है इजिप्ट का, लेकिन सिनाई प्रायद्वीप वाला हिस्सा जो होता है इजिप्ट का, वो किस में काउंट करते हैं हम? एशिया में। तो ये बाउंड्री स्वेज नहर ने बाउंड्री किसके बीच में बना दी? एशिया और अफ्रीका के में। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहां पर एशिया की बाउंड्री कहां तक है? तो देखेंगे एक यहां पर ये द्वीप बना हुआ है, इस द्वीप का नाम है न्यू गिनी द्वीप। न्यू गिनी। न्यू गिनी द्वीप के दो भाग हैं, इसके दो भाग हैं। इसका एक हिस्सा है, उसका नाम है पपुआ न्यू गिनी। देश का नाम क्या है? पपुआ न्यू गिनी। और ये वाला जो भाग है इसका नाम है वेस्ट पपुआ, और जो किसका हिस्सा है? इंडोनेशिया का। इसका मतलब है इंडोनेशिया का एक द्वीप किसके अंडर में आता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के इसमें आता है। तो ये हो गया आपका कहां पर बाउंड्री? एशिया की बाउंड्री यहां पर। अब एक और बाउंड्री जो एशिया की महत्वपूर्ण है वो है यहां पर। तो देखेंगे एशिया जो वहां पर चल रहा है, इसका थोड़ा सा हिस्सा हमको यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हो गया नॉर्थ अमेरिका। इन दोनों के बीच में बाउंड्री कौन बना रहा है? तो एक जल संधि है, उसका नाम है बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि नॉर्थ अमेरिका और एशिया को क्या करती है? अलग। तो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। दूसरा, तो दूसरे नंबर पे जो महाद्वीप है उसका नाम है अफ्रीका। अफ्रीका के उत्तर में ये जो सागर है इसका नाम क्या है? भूमध्य सागर। ये यहां पर एक जल संधि अभी हमने पहले भी बताई थी, इसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। इसको क्या बोलते हैं हम? जिब्राल्टर जल संधि। तो ये बाउंड्री बन गई यूरोप और अफ्रीका की। इसके नीचे आपका है सदर्न ओशियन, और यहां पर है अटलांटिक ओशियन, यहां पर है हिंद महासागर। और देखेंगे ये यहां पर एक द्वीप है मेडागास्कर, ये भी किस में आता है? अफ्रीका में। यहां पर हिंद महासागर में कुछ छोटे द्वीप हैं, जैसे मॉरिशस है, कॉमोरोस है, सेशेल्स है, ये सब किस में आते हैं? ये सब अफ्रीका महाद्वीप में आते हैं। यहां पर भी एक छोटा सा देश बना हुआ है, उसका नाम है केप वर्ड। ये सब किस में आते हैं? अफ्रीका। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, दूसरे नंबर पे महाद्वीप कौन सा हो गया? अफ्रीका। अब आते हैं तीसरे नंबर पे। तो तीसरा जो सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल के अनुसार, उसका नाम है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के तीन सबसे बड़े देश कौन से हैं? सबसे ऊपर कनाडा, फिर यहां पर आपका अमेरिका, और इसके बाद यहां पर शुरू होता है मैक्सिको। इसके बाद यहां पे कई सारे देश बनते हैं, एशिया, अफ्रीका, और तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बाद जो महाद्वीप है उसका नाम है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में बाउंड्री कौन बनाता है? तो यहां पर एक देश है पनामा, वहां पर एक नहर बनी है, उसको बोलते हैं हम पनामा नहर। तो पनामा नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य क्या बनाती है? बाउंड्री बनाती है। 3, 4। अब आते हैं अगला महाद्वीप कौन सा है? अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि अब 3 महाद्वीप बचे हैं, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। अब हम एक चीज जानते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे छोटा महाद्वीप है, इतना हम जानते हैं। अब बचा कि एंटार्क्टिका आएगा 5वें नंबर पे या यूरोप आएगा। तो याद रखेंगे जो 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है उसका नाम क्या है? एंटार्क्टिका। हालांकि यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, अगर रहते भी हैं तो वैज्ञानिक होते हैं जो वहाँ पर कुछ अध्ययन करने के लिए जाते हैं, तो इसलिए इसको हम ज़्यादा डिटेल में हम इसको नहीं पढ़ते हैं। ये हो गया एंटार्क्टिका। 6वें नंबर पे जो महाद्वीप आएगा वो कौन सा आएगा? आपका यूरोप। और इसके बाद जो 7वां महाद्वीप आएगा वो क्या आएगा? आपका ऑस्ट्रेलिया। अब देखेंगे ये जो यूरोप है, यहां पर एक देश बन रहा है आइसलैंड, यहां तक क्या है? यूरोप। यहां पर एक द्वीप बना है जिसको हमने पहले बताया था ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड आता तो है उत्तरी अमेरिका में, लेकिन ग्रीनलैंड पर आधिपत्य किसका है? तो वो आधिपत्य है डेनमार्क का। आता है उत्तरी अमेरिका में, लेकिन उस पर आधिपत्य किसका है? डेनमार्क का। तो उसको कहेंगे किस महाद्वीप में हम? उत्तरी अमेरिका। अब थोड़ा सा समझते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में।
अब एक कंफ्यूजन होता है कई बार, एक नाम आता है ऑस्ट्रेलिया और कई बार नाम आता है ओशनियाई महाद्वीप। तो वास्तव में जो महाद्वीप है वो तो क्या है, ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो क्षेत्र है ये तस्मान सी और ये वाला जो भाग है ये सब किस में आता है, ऑस्ट्रेलिया में। इसका मतलब है न्यूजीलैंड को किस में शामिल नहीं करते हम, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में शामिल नहीं करते। तो फिर न्यूजीलैंड किस में आएगा, तो एक रीजन का नाम है, इसको हम महाद्वीप नहीं बोलते ओशनिया को, एक रीजन है, उस रीजन में ये आता है न्यूजीलैंड। यहां पर और भी कई सारे द्वीप समूह हैं जैसे पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, वो सब किस में काउंट करते हैं हम, ओशनियाई समूह में हम उसको क्या करते हैं, शामिल। क्लियर है। तो ये सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो गया आपका, ऑस्ट्रेलिया। ये हमने जो डिवीजन पढ़ा, ये जो क्रम पढ़ा, ये किसके आधार पर क्रम था, ये था क्षेत्र के आधार पर क्या था हमारा क्रम। अब हम देखते हैं यहां पर किसके आधार पर क्रम, पॉपुलेशन के आधार पर क्रम क्या है इसका, उसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा देखेंगे इसमें। सबसे बड़ा महाद्वीप फिर से वही एशिया, उसके बाद दूसरा फिर से वही अफ्रीका। अब आते हैं तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जनसंख्या के आधार पर, तो नाम अब आएगा यूरोप का। जो तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है वो क्या है, यूरोप। क्षेत्रफल तो कम है लेकिन कई सारे देश हैं यहां पर, तो ये अब किसका नंबर आएगा, यूरोप। अब तीसरे के बाद फिर से वही नंबर है, चौथे नंबर पे आ जाएगा उत्तरी अमेरिका और पांचवें नंबर पे आ जाएगा आपका दक्षिण अमेरिका। क्लियर है। अब बचे दो, एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया। जैसे अभी हम बता चुके हैं, एंटार्क्टिका में ना के बराबर या जनसंख्या नहीं रहती है, जो रहते भी हैं वो वैज्ञानिक होते हैं। इसका मतलब है छठवां नंबर पे आएगा ऑस्ट्रेलिया और सबसे लास्ट में कौन सा आएगा आपका, एंटार्क्टिका महाद्वीप। ये क्रम हो गया किसके आधार पे, जनसंख्या के आधार पे। सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद यूरोप, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिण अमेरिका, उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया और फिर लास्ट में कौन सा आ गया, एंटार्क्टिका। क्लियर है। ये हो गए हमारे दुनिया के 7 महाद्वीप। अब एक नाम और आपने न्यूज में सुना हो, उसका नाम है जिलैंडिया। इसको कई बार 8वां महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, हालांकि यह सब अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि 8वां महाद्वीप इसको दिया गया है। ये क्षेत्र कौन सा है जिलैंडिया वाला, तो ये है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के आसपास समुद्र में डूबी हुई ऐसा हमको स्थल मिला है जो बहुत बड़ा क्षेत्र है और महाद्वीप होने की स्थिति में आ सकता है। उस क्षेत्र को नाम दिया है हमने जिलैंडिया। लेकिन जब तक वो कंफर्म नहीं होगा, जब तक हमारे महाद्वीपों की संख्या कितनी रहेगी, 7 रहेगी। क्लियर है। ये पढ़ा महाद्वीप के बारे में। अब देखते हैं थोड़ा सा ओशियंस के बारे में। हालांकि ओशियंस के ऊपर एक अलग हम क्लास बनाएंगे, उसमें आप उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम बेसिक पढ़ते हैं ओशियंस के बारे में। कितनी ओशियंस हैं और उनकी बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, उसके बारे में यहां पर हम देखते हैं। देखेंगे इसको। अब देखेंगे दुनिया का सबसे बड़ा महासागर, तो वो क्या हो गया, पैसिफिक ओशियन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम, प्रशांत महासागर। कितना क्षेत्रफल है, तो पृथ्वी का जितना भी क्षेत्र है उसका 1/3 भाग पर अकेले तो क्या है, प्रशांत महासागर। टोटल बात की जाए पूरी पृथ्वी पर कितना जल का विस्तार है, तो उसमें कितना रेशियो आता है, 71%। और पूछा जाए पृथ्वी पर प्रशांत महासागर का कितना क्षेत्रफल है, पृथ्वी की सतह पर कितने पर प्रशांत महासागर आता है, तो 1/3 क्षेत्रफल पर कौन आता है, प्रशांत महासागर। टोटल क्षेत्रफल जल का, जलीय भाग का कितना है, 71%। बचा हुआ 29% क्या है आपका स्थलीय भाग। और आगे आते हैं इसमें हम, पहला हो गया प्रशांत महासागर, दूसरा नाम आता है यहां पर अटलांटिक ओशियन। इसको हम बोलते हैं अंध महासागर। इसका जो आकृति है वो कैसी है, एस आकृति का महासागर है। अच्छा, प्रशांत महासागर भी उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिण ध्रुव तक है, ये भी उत्तर से लेकर दक्षिण तक है। अभी नीचे बताएंगे कौन सा महासागर आता है, तो उत्तर से दक्षिण अटलांटिक महासागर। यहाँ पे ये शुरुआत हो जाती है आइसलैंड से और यहाँ पर एक द्वीप का नाम आता है बोवेट द्वीप। वहां तक अटलांटिक महासागर का जो कटक है अंदर, उसका विस्तार यहाँ तक पाया जाता है। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, दूसरे पर अटलांटिक महासागर, तीसरा सबसे बड़ा महासागर उसका नाम है हिंद महासागर। अच्छा, नाम से क्लियर है कि प्राचीन समय में भारत की क्या स्थिति रही होगी, आप इससे जान सकते हैं कि एक महासागर का नाम एक देश के नाम पे रखा गया है, तो इससे आप भारत के प्राचीन काल में उसका क्या उसका महत्व रहा होगा उसको आप जान सकते हैं। और भी कई सारे ऐसे नाम हैं, जैसे हम पढ़ेंगे जब अभी महाद्वीप पढ़ेंगे कि कई, जैसे यहाँ पर जो देश हैं उसको बोलते हैं वेस्ट इंडीज, जो ये वाले जो द्वीप है इंडोनेशिया वाले इनको बोलते हैं ईस्ट इंडीज, जो अमेरिका के लोग हैं उनको बोलते हैं हम रेड इंडियंस।
तो ये इंडियंस नाम उस समय चलता था। इसका जो प्राचीन काल में भारत की स्थिति को बताता है, कितना प्रभुत्व भारत का रहा होगा। ये तीसरा हो गया आपका कौन सा, इंडियन ओशियन। अब देखेंगे अब कौन सा महासागर आता है, तो अब आता है चौथे नंबर पे आपका सदर्न ओशियन। इसको बोलते हैं हम दक्षिणी महासागर, इसको कई बार अंटार्कटिक महासागर भी कहा जाता है। अच्छा, पूछा जाए एंटार्कटिक महासागर की बाउंड्री कैसे बनेगी, तो कई जगह हमको मिलता है कि 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स के बाद का जो जलीय क्षेत्र है उसको हम क्या बोलते हैं, सदर्न ओशियन। और जो सबसे छोटा महासागर है वो 5वें नंबर पे कौन सा आ जाता है, उसका नाम है आपका आर्कटिक महासागर। क्लियर है? तो ये हुआ हमारा महाद्वीप और महासागर के बारे में। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगेगा, क्लास अच्छी लगी होगी आपको। दूसरी चीज, ये अभी हमने बेसिक जानकारी पढ़ी थी, अब इसकी बाद की क्लासेस में हम एक एक महाद्वीप लेंगे और उसके बारे में हम उसमें पढ़ाएंगे। जैसे अगली जो क्लास रहेगी आपकी वो रहेगी आपकी एशिया, और एशिया को भी 2 पार्ट में हम पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे पॉलिटिकल और दूसरा पढ़ेंगे हम फिजिकल। अगर आपने साथ साथ ये चीज़ें नोट नहीं करी हैं तो अपना साथ साथ उसको वीडियो को बार बार बैक करके आप उसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी क्लासेस के अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो एक वर्ल्ड ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके पास होंगे, और इंटरनेशनल रिलेशन और करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पर हम पढ़ते चलेंगे। इसके आगे देखते हैं थोड़ा सा और। जैसे ये जो मैप है इसको हम पढ़ेंगे तब जब हम एक एक करके महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे। भाई एशिया, ये यूरोप, ये आपका अफ्रीका, ये आपका उत्तरी अमेरिका, ये हो गया आपका दक्षिण अमेरिका, और यहाँ पर है आपका ऑस्ट्रेलिया। इनके बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे जब हम अगली क्लास आपको बताएंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर और क्या रह गया है हमारा। अच्छा, ये सब आप लोग जानते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, कमेंट करके बताएं। कमेंट करने का मतलब है कुछ उसमें पॉजिटिव आप सजेशन देना चाहें वो दे सकते हैं, और भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।